हम बातचीत कर रहे हैं पूर्व वित्त और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा साहब से। बहुत इंटरेस्टिंग बायोडेटा है इनका। पहले टीचर थे, कॉलेज में पढ़ाते थे, फिर आईएएस ऑफिसर बने, फिर जेपी मूवमेंट के बाद पॉलिटिक्स में जब आए तो माना गया कि ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के इंसान हैं। उसके बाद वित्त मंत्री के रूप में हमने इनका एक विजनरी चेहरा देखा। अभी हम जो मौका है बात कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक किताब संपादित की है कि द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारत का आर्थिक भविष्य कैसा है, इस पर इन्होंने किताब लिखी है। इस वक्त इनके बारे में मैं विजनरी के बाद जो जोड़ना चाहता था वो ये कि ये रेबल हैं, ये बागी हैं। और एक कहावत है, एक बड़ी अच्छी लाइन है जो कहती है कि निंदक नियरे राखिए। तो ऐसी कमेंट्री जिनके पास इतना अनुभव है प्रशासन चलाने का, आज के लोगों को और ख़ास करके सरकार में बैठे लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए क्योंकि ये उनके शुभचिंतक भी हैं। नहीं, हम सिंध से कम से कम मैं तो नदारत नहीं हूँ। इसलिए नदारत नहीं हूँ कि जैसा संजय पुगलिया जी ने कहा कि हम रेबल हैं। अगर मैं रेबल नहीं होता तो मैं पागल हुआ था कि आईएएस की नौकरी छोड़ता। आई हैव ऑलवेज बीन ए रेबल इन माई लाइफ। एडमिनिस्ट्रेशन में भी मुख्यमंत्री से लड़ लेना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। और राजनीति में भी मैंने कभी भी जो मैंने अपने सिद्धांत माने हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो मेरे जैसा व्यक्ति आउट ही रहेगा, इन नहीं रहेगा। कितनी तरक्की हुई है रिफॉर्म के 25 सालों के बाद, क्योंकि अभी हम एक नई बात सुनते हैं और वो ये सुनते हैं कि पिछले सालों में कुछ नहीं हुआ। अब जो कुछ भी क्रांतिकारी काम हो रहा है वो 2014 के बाद से शुरू हुआ है। देखिए, ऐसा है कि जो भी सरकार बनती है वो कुछ नए नए उपाय ढूंढती है, आर्थिक विकास के लिए भी, जन कल्याण के लिए भी, और उसके बारे में स्वयं सोचती है कि पहली बार देश में ऐसा हो रहा है। लेकिन किसी को भी अगर इतिहास का ज्ञान होगा तो कहेगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें पहले भी हो चुके हैं, इस प्रकार के प्रयास हो चुके हैं। लेकिन जहाँ तक आर्थिक सुधारों का सवाल है और इसके भविष्य का सवाल है या देश के भविष्य का सवाल है, तो मैं कहूँगा कि पिछले 25-26 साल जो आर्थिक सुधारों का समय रहा है उसमें देश ने बहुत तरक्की की है। इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि आर्थिक सुधारों की वजह से देश में तरक्की हुई है। लोगों के का जो कंडीशन है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आया है, लेकिन उसके चलते क्या हुआ है कि बहुत सारी जो विषमताएं थीं वो भी बढ़ी हैं। बहुत सारे सुधार अभी नहीं हुए हैं, आने वाले वर्षों में उनको करना पड़ेगा। इसलिए हम 25 साल को पूर्ण विराम नहीं मान सकते हैं सुधारों का। मैं मानता हूं कि आर्थिक सुधारों की जो प्रक्रिया है वो एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और उसको जारी रखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत स्लो मोशन कह सकते हैं, क्योंकि 25 साल पहले जब 91 में रिफॉर्म हुआ था तो हमको लगा था कि अब बहुत मालूम है कि क्या क्या काम में हम देर हो गए हैं और जल्दी कर लेंगे। टैक्स सुधार हो, प्रशासनिक सुधार हो, जुडिशियल सुधार हो, हेल्थ और एजुकेशन जैसे बड़े चैलेंजेस हों, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हमको मालूम था कि सब में बहुत कमी है। भारत में बहुत स्लो मोशन पे चल रहा है देश, लेकिन 25 साल लग गए और अभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काम बाकी है। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैंने उसी विषय से इस पुस्तक में अपने लेख में डील किया है कि क्या आर्थिक सुधार जो हैं वो भारत में एक्सेप्टेबल हो गए हैं 25 वर्षों में, या अभी भी उसमें दिक्कत है। अब मैं पिछली बातों का जिक्र ना भी करूं तो वर्तमान में जो आर्थिक सुधारों को लेकर विरोध है, ऑपोजिशन है, उसी को आप देखें तो आप पाएंगे कि 25 सालों में भी पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस आर्थिक सुधारों का नहीं हुआ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि विभिन्न पार्टियां सरकार में रही हैं, सबने सुधारों को बढ़ावा दिया है सरकार में रहते हुए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि राजनीतिक पॉलिटिकल ऑपोजिशन है। तो इसमें मेरा जवाब ये है कि जो सरकार में होते हैं वो सुधारों के पक्ष में होते हैं। सरकार से हटने के बाद, सरकार में नहीं होने के बाद आर्थिक सुधारों के बारे में उनका जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, वो बदल जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं।
और दूसरी बात जो है वो ये है कि जो आम लोग हैं, मासेस ऑफ इंडियन पीपल, उनकी ज़िंदगी को आर्थिक सुधारों ने कितना छुआ है, कितने नज़दीक से छुआ है, इस पर बहस जारी है। मैं मानता हूं कि जितनी तेज़ी के साथ उनके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए था, वो परिवर्तन नहीं हुआ है, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे क्वालिटी ऑफ लाइफ का मामला हो। और इसलिए क्या होता है कि जो आम लोग हैं वो महसूस करते हैं कि इन सुधारों से हमें कोई खास लेना देना नहीं है, और चूंकि उनको लेना देना नहीं है, वो उदासीन है, इसलिए आसानी से उनको भटकाया जा सकता है, उनको विरोध में खड़ा किया जा सकता है मजबूती के साथ अपनी बात को रखकर। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिसके चलते ऐसा हुआ है। इसके अलावा मैं और भी जोड़ना चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ का तो आर्थिक सुधारों के प्रति जो रवैया हो उसको आप कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन है, वो चाहे राइट की संस्थाएं हों, चाहे लेफ्ट की संस्थाएं हों या पार्टियां हों। लेकिन बाकी पार्टियों का जो ऑपोजिशन है वो अपॉर्चुनिस्टिक ऑपोजिशन है। जैसा मैंने कहा कि हम सरकार में हैं कि सरकार के बाहर हैं, उस पर तय होगा कि हम आर्थिक सुधारों का समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी, अभी तो बड़ा कन्फ्यूजन हम लोगों को हो रहा है। जो लोग कहते थे कि हम रिफॉर्म के पक्षधर हैं, वो अचानक बहुत स्टेटिस्ट नज़र आते हैं। उनको लगता है कि मार्केट फोर्सेस और फ्री मार्केट और कंपटीशन और बाज़ार की इफ़िशियंसी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पब्लिक स्पेंडिंग से हम तरक्की कर लेंगे। और नए मेजरमेंट के कारण 7-8% का ग्रोथ दिखा करके लो इन्फ्लेशन की वजह से और एफडीआई के बढ़े हुए आंकड़ों की वजह से हमको ये बताया जा रहा है और डांट करके बताया जा रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है। और ये रिफॉर्म और अर्थशास्त्रीय परिभाषाएं जो आप लोग पिछले वर्षों में समझाते रहे, हमको इसको समझाइए मत आप। देखिए, समझाना तो पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। कोई भी भगवान की तरह, खुदा की तरह सर्वज्ञानी नहीं है, महात्मा भी नहीं है, तो समझना पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। आपने कहा 7-8% का विकास दर हो रहा है। आपको याद होगा कि सन 2015 में हमने जो आर्थिक विकास दर नापने का फॉर्मूला था उसको हमने बदला था, देश ने बदला था। और यूपीए का जो अंतिम वर्ष था शासन में 13-14, उसमें जो पहले के फॉर्मूले के अनुसार आंकड़ा था ग्रोथ का, वो था 4.5% या 4.9%, ऐसा कुछ था, 5% के नीचे था, जिसके लिए हम लोग कोसते थे विपक्ष में रहकर यूपीए सरकार को। तो नए फॉर्मूला के अनुसार वो 6.5% हो गया। उसके बाद से हम 7, 7.5, कभी कभी 8 के निकट ग्रोथ पिछले सालों में, 3 सालों में दिखाते रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर पहले के फॉर्मूला के अनुसार हम आंकें तो लगभग 2-2.5% का अंतर है दोनों में, और पहले के फॉर्मूला के अनुसार शायद हमारा ग्रोथ रेट आज भी 5% से शायद कमी है जी। और उसके बहुत सारे और भी आयाम हैं, बहुत सारे प्रूफ हैं जिसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो अर्थव्यवस्था है आज, जिन मुश्किलों में फंसी है अर्थव्यवस्था, उसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने इस सारी समस्याओं का समाधान कर लिया और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं सिर्फ 2 बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। अर्थव्यवस्था को मैनेज करने में बहुत सारे करंट इश्यूज आ जाते हैं, माने लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो तो वही है, करंट इश्यूज भी आ जाते हैं। अब जब ये सरकार सत्ता में आई, एनडीए की सरकार 2014 में, तो इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती थी बैंक्स का एनपीए, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स। और उस समय पार्टी के स्पोक्स पर्सन के नाते जब हमारे जैसे व्यक्ति से पूछा जाता था कि आप क्या करेंगे सरकार में आकर, तो हम लोग यही कहते थे कि सबसे पहले हम स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को क्लियर करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे,
बैंक के एनपीएस को टैकल करेंगे, क्योंकि बिना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। आपने अभी कहा कि सरकारी जो खर्चे पर ही कर लेंगे। हाँ पूंजी निवेश है, तो सरकारी पूंजी निवेश हमारा जो टोटल बजट है उसका 15% है, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और इतना ज़्यादा नहीं है कि भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था को वो कोई पुश दे सके। तो ये स्थिति अगर है तो प्राइवेट सेक्टर, और हर स्थिति में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होना आवश्यक है। और बैंक्स के एनपीए जो लगातार 3 सालों में बढ़े हैं, उसके चलते बैंक्स लेंड नहीं कर रही हैं, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और नतीजा ये है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम अगर ये दावा भी कर लें कि हमारा 7% प्लस ग्रोथ हो रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अगर अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑटोमेटिकली होता है। बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट पर बहुत बड़ा मुद्दा ये है और इस पर हम आपसे और थोड़ा बात करना चाहेंगे। लेकिन आपने जैसा भी जिक्र किया, 3 चीज़ें हैं, क्योंकि ग्रोथ के जो नंबर हैं उसको देखते हुए जॉब क्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा, और ऐसे में जब ये सरकार 3 साल पूरे कर चुकी है तो इस वक्त 3 ऐसे काम चल रहे हैं जो बिल्कुल नए हैं, किसी को नहीं पता किस डायरेक्शन में जाएंगे। एक है जीएसटी, और दूसरा है फाइनली बैंक के जो ये एनपीए का प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए एक नया मैकेनिज़्म निकाला गया है। बड़ा भारी डिबेट है इस मैकेनिज़्म को लेकर के कि अब ये कितना सक्सेसफुल होगा। और तीसरी चीज़ है रियल एस्टेट का रेगुलेटर, जिसमें राज्य सरकारों के रोल हैं। इन तीनों चीज़ों को लेकर के इकोनॉमी के स्टेक होल्डर से जब हम बात करते हैं तो वो सहमे हुए हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि ये सब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसकी वास्तविक इम्प्लीमेंटेशन में स्थिति क्या होने जा रही है, इसको लेकर लोगों में बहुत ही ज़्यादा सावधानी है और चिंता है। आप मानते हैं कि जीएसटी ठीक से रोल आउट चल रहा है इस वक्त, और अब तो एनपीए में अगले 6 महीने से 9 महीने में पैसा वसूल हो जाएगा, कंपनियां दूसरे हाथों में दे दी जाएंगी और ये बॉटलनेक दूर हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक जीएसटी का सवाल है तो पहले ही मैं रिकॉर्ड पर आ चुका हूँ ये कहते हुए कि जीएसटी जिस उद्देश्य से लागू करने के बारे में सब लोगों ने सोचा था, उस उद्देश्य की पूर्ति होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुधार है, इसमें कोई कहीं शक नहीं है, लेकिन किस प्रकार का जीएसटी? सिंगल रेट जीएसटी, डुअल रेट जीएसटी या मल्टीपल रेट जीएसटी? मैं मानता हूँ कि, और मैं मानता नहीं हूँ, मैंने ये करके दिखाया था जब मैं वित्त मंत्री था, तो मैंने एक सेंट्रल वैट इंट्रोड्यूस किया। सेंट्रल वैट में हमने 3 रेट लागू किए थे, एक मेरिट रेट, एक डीमेरिट रेट और एक मीन रेट जी, और वो अचीव कर चुके थे हम। अब हम, सरकार का कहना है 5 रेट, लेकिन लोगों का कहना है कि 7 रेट अभी चल रहे हैं जीएसटी के। और जब हम 7 रेट लगाते हैं तो पहले हम जो अचीव कर चुके हैं उसको हम डिसमेंटल करते हैं, पूर्व के अचीवमेंट को हम नकारते हैं, और फिर हम मल्टीपल रेट्स में जाते हैं। जब हम सिंगल रेट की बात करते थे, मान लीजिए सिंगल रेट नहीं भी लगता तो 2 डुअल रेट लगता, एक स्टेट वैट होता, एक स्टेट जीएसटी होता, एक सेंट्रल जीएसटी होता। लेकिन 7 रेट के इतने सारे बुरे पक्ष हैं जो मैंने वित्त मंत्री रहते हुए अनुभव किया था, और इसीलिए मैंने उसको कंप्रेस करके 3 रेट पर बड़ी मुश्किल से लाया था। तो 7 रेट होगा तो लॉबिंग होगी, अभी शुरू हो गई है जी। मैं जितने लेख पढ़ रहा हूँ उसमें जो 12% पर है वो कह रहे हैं मेरे को 5% पर लाओ, और फर्टिलाइज़र में आपने देखा कि ये हुआ। उसके बाद जो 18% पर है वो कह रहा है मेरे को 12% पर लाओ, जो 28% पर है वो कह रहा है मेरे को 18% या 12% पर लाओ। तो लॉबिंग शुरू होगी, और लॉबिंग बहुत बुरी चीज़ है किसी भी सिस्टम के लिए। और लॉबिंग के बाद डिस्कशन आता है कि हम बैठे हैं, हम फैसला करेंगे, और हम फैसला करेंगे कि 12% पर नहीं रहेगा 5%, 5% पर नहीं रहेगा 3%। ये एक बात हो गई। इसके बाद लिटिगेशन होगा, जीएसटी काउंसिल के फैसले के खिलाफ लोग कोर्ट में जाएंगे,
तीसरा जो है वो ये है कि विसंगतियां हैं। कि आपने कहा कि कॉमन आदमी के ऊपर भार नहीं पड़ना चाहिए और जो भोग विलास की वस्तुएं उस पर ज़्यादा होना चाहिए, तो आपने गोल्ड पर तो 3% रखा, गोल्ड ज्वेलरी पर 3% रखा, और नोटबुक जिसका विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं उसमें 18% रखा है। और भी इस तरह के अनेक आइटम्स हैं जिसमें इस प्रकार की विसंगतियां फिर से आ गई हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में इसको लेकर दिक्कत पैदा होगी। और इसमें सरकार का ये कहना है कि इतना डाइवर्जेंट देश है, इतनी इनइक्वालिटी है कि शुरू में ही 3 रेट या 1 रेट संभव नहीं है, थोड़ा इंतजार करिए, हो जाएगा। देखिए 3 रेट तो हम करके गए थे ना। अगर नहीं किया होता तो हम कहते हैं एक आइडियल है जिसको अचीव करना चाहिए, लेकिन जब था 3 रेट और उसके पीछे एक फिलॉसफी थी, वो फिलॉसफी ये थी कि कुछ वस्तुएं भोग विलास की होती हैं उसको ज़्यादा पर टैक्स करो, तो हमने उसको 24% पर रखा। मेरिट गुड्स जो होती हैं जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हमने 8% रखा, और मीन रेट हमने 16% रखा था। मुझे लगता है कि इतने सारे रेट्स और वो हाईएस्ट रेट 28%, फिर 18%, 43%। हाँ, तो इसलिए हमको लगता है कि वित्त मंत्रियों ने मिल के सिर्फ रेवेन्यू का ध्यान रखा और ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल नहीं ध्यान में रखा, और ये कोशिश की है उन्होंने कि हमको जो पहले रेवेन्यू आता था उससे ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो जाए। और ये एनपीए के लिए आरबीआई को कहा गया, अब एनसीएलटी को पिक्चर में लाया गया है। आपको आशा है कि इसी साल में एनपीए की सारी समस्या दूर हो जाएगी? मुझे कोई ऐसी आशा नहीं है। देखिए, मैं मानता हूँ कि बैंक के बोर्ड्स हैं, इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हैं। बेसिक जिम्मेदारी बैंक बोर्ड्स की है कि वो अपने बैंक का एनपीए टैकल करें। अब उसके अलावा आप कोई और व्यवस्था कर दें, उस व्यवस्था के ऊपर भी किसी और व्यवस्था कर दें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, दूसरे बॉडी से तीसरे बॉडी पर। इसमें क्रिटिसिज्म है कि सरकार का काम आरबीआई को दे रहे हैं, जो रेगुलेटर है उसको कह रहे हैं तुम ओनर का काम करो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं था कि आरबीआई के एक्ट का इस तरह ऑर्डिनेंस है अमेंडमेंट हो, और आरबीआई को भी देखें तो वहाँ पर भी तो कोई आदमी ही बैठा होगा ना, कोई मनुष्य बैठा होगा जो फैसला करेगा। तो वो फैसला करेगा। उसने कहा कि संजय पुगलिया जी ने लोन लिया है, इसको कम कर दो, माफ़ कर दो, इंटरेस्ट कम कर दो, तो जिम्मेदारी लेगा। ये बैंक बोर्ड जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकती है? ये बैंक का जो चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, वो क्यों नहीं जिम्मेदारी लेगा? तो जिम्मेदारी से बचने का एक रास्ता है कि आरबीआई के ऊपर नहीं आएगा, सरकार जिम्मेदारी ले। हमने तो जिम्मेदारी ली थी, मेरे टाइम में भी जब मैं वित्त मंत्री बना तो बहुत भयंकर समस्या थी एनपीए की, और बहुत सारे हमने उपाय किए इनसे निपटने के लिए, जिसमें कि सारफेसी एक्ट भी था, जो ट्रिब्यूनल्स है उनको स्ट्रेंथन करने की बात थी। ये सब कुछ हुआ, बीच में गड़बड़ हो गया क्योंकि यूपी ने धड़ल्ले के साथ फिर बैंकों को इस बात की अनुमति दी कि खूब लोन दो और बिना जांच किए हुए लोन दो, तो उसका नतीजा हुआ कि एनपीए हो गए। लेकिन बैंक बोर्ड्स, मैं तो ये मानता हूँ कि बैंक बोर्ड्स को ही इसकी अंतिम जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। व्यवस्था बना दीजिए आप, छोटे लोन्स के लिए भी, बड़े लोन्स के लिए भी। आरबीआई एज ए रेगुलेटर, उसका काम है कि वो व्यवस्था बना दे, इंस्ट्रक्शंस इशू कर दे, और बैंक बोर्ड्स इसके ऊपर फैसला करें। अगर घपला होता है तो बैंक फंसेगा। आरबीआई एक ऐसी संस्था है जिसका अभी भी नाम है, बिल्कुल, उस नाम को बदनाम नहीं करना चाहिए। तो एक बार फिर किताब की बात, इस किताब को लिखने के वक्त जब आपने हिसाब लगाया होगा कि 25 साल के बाद का जो वक्त है और इस सरकार का, एनडीए सरकार का 3 साल, इसमें वास्तविक आर्थिक सुधारों की तरफ, बड़े सुधारों की तरफ कितना कदम उठाया गया है? क्योंकि हम लोगों को एक समस्या फेस करनी पड़ती है, जब हम सरकार के प्रवक्ताओं से बात करते हैं तो हमको करीब करीब डांट देते हैं, बताओ कौन सा सुधार हमने नहीं किया। और हमको लगता है कि एक मॉडर्न स्टेट कैपेसिटी वाला देश बनाने के लिए जो वास्तविक रिफॉर्म होने थे वो हो नहीं रहे हैं,
और उसका कारण भी आपने अपनी किताब में एक लाइन में लिखा है। आपने लिखा है कि रिफॉर्म करते वक्त राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखिए, चुनावी कंसिडरेशन को ध्यान में मत रखिए। लेकिन कौन पॉलिटिशियन जिसको चुनाव लड़ना है आपके अलावा, जिसमें आपने जिक्र किया है कि बूढ़ी औरत ने आपसे आपकी कंस्टिट्यूएंसी में क्या पूछा, कौन पॉलिटिशियन चुनाव की कीमत पर राष्ट्रहित और आर्थिक सुधारों के जटिल काम को करना चाहेगा? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो राष्ट्रहित को ध्यान में रख के काम नहीं करेगा वो ऐसे भी चुनाव हार जाएगा। तो क्योंकि लोग तरक्की चाहते हैं और तरक्की आर्थिक सुधारों के माध्यम से ही आएगी। आप नाम के वास्ते आर्थिक सुधार करते रहेंगे तो उससे कोई प्रभावित नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे लोग यही कहेंगे कि भाई मेरी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, क्या सुधार हुआ। अगर वो नहीं हुआ, मैंने अपने लेख में इस बात का भी जिक्र किया है कि जो मासेस ऑफ पीपल हैं, वाई आर दे इंडिफरेंट। क्योंकि हम अगर अपने पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो हम अभी भी गाँव में जाते हैं, हम देखते हैं कि मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं। 25 सालों में हम गांव में मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? यहाँ सॉरी सर, आपको मैं इंटरप्ट करूँगा। सारे डेटा तो मुझे भी याद नहीं है, इतना फ्लड ऑफ डेटा है, लेकिन जो मोटे मोटे आंकड़े याद रहते हैं, जो होर्डिंग पे हम पढ़ते हैं कि गैस सिलेंडर 2 करोड़ लोगों को दे दिया, 7 करोड़ लोगों को मुद्रा में कर्ज दे दिया, 25,000 से 50,000 रुपये वाला कर्ज दे दिया। स्वच्छ भारत में करीबन 3-4 करोड़ टॉयलेट बन गए। FDI रिकॉर्ड तौर पर आ रहा है। 20 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़क हम बना रहे हैं। तो जो आप बात कहते हैं कि बिल्कुल बॉटम ऑफ पिरामिड लोगों की ज़िंदगी को आर्थिक तरक्की और सुधार छू रहा है कि नहीं छू रहा है, तो इस वक्त की सरकार जो बड़े बड़े डेटा दे रही है, उन डेटा से क्या पिक्चर इमर्ज होती है? ये सवाल आप हमसे मत पूछिए, आप ये सवाल जाके पूछिए जो अर्बन स्लम्स में लोग रहते हैं और जो दूर दराज के गांव में रहते हैं। उनसे जाकर आप पूछिए कि भाई तुम्हारी सड़क बन गई, तुम्हारे लिए पीने के पानी का बंदोबस्त हो गया, तुम्हारे गांव में बिजली आ गई, तुम्हारे लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो गई, तुम्हारे लिए रोजगार की व्यवस्था हो गई, तुम्हारा बैंक अकाउंट खुल गया, तुम्हारे बैंक अकाउंट में सब कुछ आने लगा। पूछ लीजिए। और उसका जो उत्तर आता है, क्या शौचालय जाते हो? अमिताभ बच्चन कहते हैं कुंडी बंद करो, है? मैं जानता हूँ अपने क्षेत्र में कि जो शौचालय बने उसमें लोग बकरी पालन कर रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली में बैठकर एक योजना बना लेना, नंबर 2 आंकड़े इकट्ठा करना सबसे आसान काम है। सबसे आसान, ये जितने भवन बने हैं ना यहाँ पर, उनका काम यही है कि खूब इस तरह की योजनाएं बनाओ जिससे ज़मीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं, और दूसरा कि आंकड़े ऐसे इकट्ठा करो कि देश दुनिया को प्रभावित कर दो। ज़मीन पर उतर कर मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहूँगा, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, मैं वित्त मंत्री था, तो हम लोगों ने एक योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मैंने इस योजना में को फाइनलाइज करने में 9-10 महीने का समय लगाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि राज्यों को, राज्य सरकारों को पैसा उपलब्ध करा दिया जाए और सड़कें नहीं बने, ग्रामीण सड़कें। तो बड़ा इंतजाम किया हम लोगों ने मिलके। वेंकैया नायडू उस समय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, अब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है। उस समय हम लोगों ने मिला के बहुत सारा ऐसा उपाय किया कि पैसा बर्बाद नहीं हो। और हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में अगर कोई बहुत बड़ी सक्सेसफुल योजना हुई है ग्रामीण विकास की, तो वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये चिंता करनी चाहिए ना। अब मैं आपका अपने शौचालय की बात की, 12,000 या कितना रुपया एक शौचालय के दिया जाता है। शौचालयों का काम, बनाने का काम, अगर मान लीजिए कि मैं हाउस होल्डर हूँ और मेरे को कहा जाए भाई अपने घर में शौचालय बना लो, ये 12,000 रुपये है, तो मैं हो सकता है कि 12 के बदले 15,000 रुपया खर्च करके एक बढ़िया शौचालय बनाऊँ। लेकिन अगर मैं NGO चलाता हूँ, आपने NGO को दे दिया, तो NGO के लगते ही वहाँ पर पहले जो सरकारी पदाधिकारी हैं वो कहेंगे कि भाई 12,000 में 6,000 हमारा। फिर वो NGO कहेगा भाई 1,000 तो कम से कम मेरा होना चाहिए, तो फिर 5,000 में बनाओ, 4,000 में बनाओ, और वो ऐसा बनेगा कि आदमी के बैठते के साथ टूट जाता है।
जो सेप्टिक टैंक है वो काम नहीं करता है, दरवाजे बंद नहीं होते हैं, और इलाके के सैनिटेशन व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं है, पानी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि शौचालयों में पानी नहीं है। और मैं उस दृश्य का वर्णन नहीं करना चाहता हूँ आपके दर्शकों के लिए कि क्या होता है जब पानी नहीं होता है। तो 2 दिन वो शौचालय चलता है, फिर बराबर के लिए बंद हो जाता है। जी सर, एक सवाल अब थोड़ा सा, क्योंकि इन विषयों से भी आपने डील किया है इंक्लूडिंग कश्मीर, अब बेचैनी के साथ लोग पूछ रहे हैं कि इस मजबूत सरकार की, जहां तय किया था, कसम खाई थी कि हम सॉफ्ट स्टेट नहीं होंगे, आयरन हैंड से डील करेंगे, तो कश्मीर में वॉट एवर दे आर डीलिंग विथ, क्या वो सही सोच है, सही तरीका है? क्योंकि वारदातें हो रही हैं, होती रहेंगी। हम मानते हैं कि बहुत नापाक डिज़ाइन है इसके पीछे, आतंकवाद का सिलसिला जारी है, लेकिन उस पर हमारा रिस्पॉन्स कैसा है? देखिए, ऐसा है कि जम्मू और कश्मीर की का जो मुद्दा है वो 70 सालों से चला आ रहा है। जब से हम स्वतंत्र हुए हैं तब से ये मुद्दा भी हमारे साथ चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने इसका वो फाइनल रेजोल्यूशन नहीं कर पाए हैं जो 1972 के शिमले समझौते में तय हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। बहुत सारे कारण हैं, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। हाल के दिनों में हम आए तो करीब 2.5 साल पहले जम्मू और कश्मीर में एक सरकार बनी। वो सरकार बनी पीडीपी और बीजेपी की, और इन लोगों ने सरकार बनाने के पहले दोनों दलों ने मिलकर एक एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, जो कि एक तरह से उनके सरकार का एजेंडा था। उस एजेंडा में मैं 2.5 साल से कम की बात कर रहा हूँ, शायद 26 महीने हुए होंगे। दोनों दलों के जो जानकार लोग थे वो साथ बैठे और उन्होंने ये एजेंडा तैयार किया। उस एजेंडा में क्या लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट विल वर्क फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन। नेशनल रिकंसिलिएशन इज द वर्ड यूज्ड। साथ साथ उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की और ये कहा कि जब वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जम्मू और कश्मीर में सारे स्टेक होल्डर से इंक्लूडिंग द हुर्रियत बातचीत शुरू की, एंड वी विल फॉलो द सेम पाथ। ये भी कहा कि जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 के अंतर्गत जो भी छूट दी गई है, ऑटोनॉमी दी गई है, वो हम अक्षुण्ण रखेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। अब ऐसा लगता है कि हम उन सब बातों को नकार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने शुरू में बहुत रुचि ली, कश्मीर गए, पब्लिक मीटिंग की, कश्मीर में बाढ़ आई तो उसके बाद गए, दिवाली मनाई कश्मीर में, बाढ़ में रिलीफ कैसे दिया जाए स्वयं मॉनिटर किया, सब कुछ किया। लेकिन मैं जब जब कश्मीर गया हूँ, लोग आज भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं। और 4 जनरेशन हो गया कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट का। लोग कहते हैं हमारे दादा के टाइम में शुरू हुआ, हमारे बाप के टाइम में रहा, हमारे टाइम में है, हमारे बच्चों के टाइम में भी रहेगा। हम ये नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है उस पॉलिटिकल प्रॉब्लम का सलूशन होना चाहिए, और ये सलूशन, पॉलिटिकल प्रॉब्लम का सलूशन, आप अग्री करेंगे, वो मिलिट्री नहीं होगा। मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक दायरा होता है, उस दायरे में ऑपरेट करें। वो आतंकवादियों से लड़ें, किसी को एलओसी पर रहें, किसी को एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है उसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। और मेरे जैसे लोग ये महसूस करते हैं कि वायलेंस जो है ना, वो वायलेंस स्पाइरल करता है। वो एक उस पवंडर की तरह होता है जो ऐसे ऐसे करके आसमान की तरफ उड़ता है। एक वायलेंस दूसरा वायलेंस रिएक्शन है, तीसरा वायलेंस चौथा वायलेंस रिएक्शन है। वही हम आज देख रहे हैं। लेकिन क्या उम्मीद ख़त्म हो गई? उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुई है कि अभी जो हालिया में घटना घटी अमरनाथ यात्रियों के ऊपर, उसके बाद
कश्मीर का आवाम खड़ा हो गया है और गृह मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि कश्मीरियत अभी जिंदा है। तो हमें उस कश्मीरियत को पकड़ना है। सर, आपने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, गृह मंत्री का हवाला दिया। आपकी बातों को सुन करके अगर मैंने ठीक समझाया तो बताएं। आप कह रहे हैं कि मिलिटराइज्ड कश्मीर से काम नहीं होगा जैसा माहौल बना हुआ है। आप कह रहे हैं कि कल कश्मीर के आवाम ने, और बढ़िया बात है कि हमारे गृह मंत्री ने भी सही बात कही है, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए। मतलब ये हुआ कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट कश्मीरियों के साथ हमारा हुआ था उससे छेड़छाड़ की कोशिश हम करेंगे, राष्ट्रवाद के नाम पर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो हम गलत रास्ते पर जाएंगे। लेकिन अभी जो आवाज़ें हम सुनते हैं, इनके जो इको चेम्बर्स हैं या इनके जो एम्पलीफायर्स हैं, वो जो आवाज़ सुनते हैं वो ये है कि हमको कश्मीरी की चिंता नहीं है, हमको कश्मीर की चिंता है, जियोग्राफी की चिंता है, और राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश में शायद इसको पंचिंग बैग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हों तो हमको शायद इसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो इसमें जो कह रहे हैं और जो वास्तविक नीयत है वो सर ज़रा हमारे लिए रिकंसाइल कर दें आप। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में इसका जो परिणाम होगा, इस सोच का, अगर ऐसी सोच है तो इस सोच का जो परिणाम होगा वो भयंकर होगा। आज के दिन भी मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपसे कहना चाहता हूँ साफ तौर पर, और जितने लोग सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि हाँ, हम ज्योग्राफी को कंट्रोल करते हैं। आज के दिन कश्मीर जो हमारे पास है उसके ऊपर हमारा नियंत्रण है। वो हमसे, भूमि कोई हमसे नहीं छीन सकता, लेकिन भूमि ही सब कुछ है, लोग कुछ नहीं है। अगर लोग चले गए हमारे से तो हम भूमि को कितने दिन तक पकड़े रहेंगे? दुनिया में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है। आप एक और शब्द इस्तेमाल किया है आपने पिछले दिनों में, सुपारी जर्नलिज्म का। तो कश्मीर जैसे सेंसिटिव मामलों में अगर हम ये कहते हैं कि आतंकवाद की घटना हुई और हम पूरे कश्मीरियों को कटघरे में खड़ा कर दें, शुक्र है कि कल गृह मंत्री ने इसको क्लैरिफाई किया। लेकिन ये जो फिर मैं एम्प्लीफिकेशन की बात कर रहा हूँ कि इस माहौल को विशिएट करने में कुछ जो मोर लॉयल देन द किंग किस्म का पब्लिक डिस्कोर्स चल रहा है, ये कितना खतरनाक है? बहुत ही खतरनाक है। और मैं आपको बहुत पीड़ा के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट अपने को घोषित किए हुए, जैसे उनसे बढ़कर देश प्रेम किसी के अंदर नहीं है, सबसे बड़े देशद्रोही वही हैं आज के दिन, जो कश्मीरियत और कश्मीर के लोगों को कंडेम कर रहे हैं। रोज शाम को दरबार लगाते हैं, वही लोग आते हैं, वही लोग जिनको ये पे करते हैं, वही लोग इनके पैनल पर आते हैं और चिल्ला कर अपनी बात कहते हैं। मुझे तो लगता है कि उसके बदले वो कुछ किसी जानवर को लाएं जो बैठ के चिल्लाए वहां पर। पैसा देकर ऐसे लोगों को पैनल में शामिल करना, और अगर कोई दूसरी विचारधारा की बात होती है तो एंकर उनको तुरंत खामोश कर देता है। तो जैसे कि दूसरे पक्ष की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। इस प्रकार की सुपारी जर्नलिज्म इस देश के लिए बहुत अहितकारी है, बहुत डैमेज कर चुकी है और कर रही है। जी, एक विषय और सर, चाइना का ये जो अभी सिलसिला हुआ है भूटान और सिक्किम वाले इलाके में, इसको एक माइनर इरिटेंट माना जाए क्योंकि ऐसी चीज़ें, ऐसी नोकझोंक चाइनीज़ साइड से लगातार होती रही हैं, या इस बार थोड़ी ज़्यादा चिंता या चेतावनी की बात है? नहीं, चिंता की बात है, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल चीन कर रहा है वो डिप्लोमेटिक भाषा नहीं है। और हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा है कि डिप्लोमेटिक भाषा छोड़कर चीन अग्रेशन की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। वो चिंता का विषय है। और भारत चीन के बीच में किसी प्रकार का युद्ध, छोटा या बड़ा, नहीं होना चाहिए। दोनों महाशक्तियां हैं एशिया की और विश्व की, और इसलिए ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो बहुत बहुत गलत होगा। इसलिए मशवरा यही है कि दोनों पक्ष बैठें, सरकार मीडिया को भी कंट्रोल करे, क्योंकि ये जो यहाँ अपने एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर
ये बहादुरी की बातें करते हैं एंकर्स, उनको भेजना चाहिए डोकलाम। ये सर आपने बड़ा अच्छा कहा, लेकिन इसमें एक बहुत अजीब सा कंट्राडिक्शन है, क्योंकि मीडिया पर आपकी राय इतनी साफ बेबाक है कि मैं एक्चुअली आपका अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए। लेकिन जो लोग रोज़ाना स्क्रीन पे बैठ करके पाकिस्तान से युद्ध करते हैं, जब चाइना की क्राइसिस हुई तो उनको सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चाइना से ये एंकर हमारे लड़ने को तैयार नहीं है सर। नहीं, क्योंकि देखते हैं ना ताकत किसके पास है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं चलेगा। चाहे देखिए, पाकिस्तान के साथ जब बात होती है तो मैं भी बेबाक होके इस बात को कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें कम्युनल एलिमेंट आ जाता है। चीन के साथ कम्युनल एलिमेंट नहीं आता है। तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए इसका इस्तेमाल कम इसका इस्तेमाल कम है। भय है कि कुछ होगा तो शायद दिक्कत होगी हमारे लिए। एक्चुअली डोकलाम भेज देंगे। तो इसलिए चीन पर इनकी भाषा संयत नहीं है, वहाँ पर भी अग्रेशन की बात है। लेकिन जैसे कि वो आपने देखा होगा टीवी चैनल्स में दिखाते हैं, दोनों तरफ की फोर्सेस एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, तो वो वहाँ का डोकलाम का नहीं है, वो कभी पहले का है। और सरकार में बैठे किसी व्यक्ति ने उसको दे दिया है कि तुम लोग दिखाओ कि धक्का दे के हम उनको पीछे कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बात चीन के साथ हो रही है, लेकिन उस हद तक नहीं हो रही जिस हद तक पाकिस्तान के साथ हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक कम्युनल एंगल भी शामिल है। सर, इजराइल की प्रधानमंत्री जी की यात्रा का भी जिक्र आपसे करके आपकी राय समझना चाहेंगे हम, क्योंकि इस पर बहुत अच्छी यात्रा हुई, बिल्कुल बढ़िया संबंध होने चाहिए, बढ़ाने चाहिए। लेकिन इससे हमने अपने इंडियन डिप्लोमेसी के, हमारे जो भारत के प्रिंसिपल्स हैं, उसको क्या रीडिफाइन करने की कोशिश की? देखिए, जब वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए थे और 3-4 दिन रहे, फिर कोई घटना घट गई तो उन्हें जल्दी वापस जाना पड़ा। लेकिन हमने माइंड नहीं किया कि इजराइल के प्रधानमंत्री भारत आए। तो इसलिए भारत के प्रधानमंत्री गए इजराइल 25 वर्षों के राजनयिक संबंध के बाद, तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन हमने बराबर अपनी नीति में एक बैलेंस किया है अरब देशों के साथ और इजराइल के साथ। और मैं तो ये मानता हूँ कि भारत का जो गुडविल है दोनों प्रकार के देशों में, इजराइल के साथ और खाड़ी के देशों के साथ, तो भारत को दोनों के बीच में मित्रता स्थापित करके पैलेस्टाइन की समस्या का बराबर के लिए एक निदान निकले, उसमें अपना योगदान करना चाहिए। अगर हम कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि हम एक ही पक्ष के साथ खड़े हैं तो वो बैलेंस बिगड़ेगा। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि अब हमें जो अरब देश हैं, खाड़ी के देश हैं, उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए, जो हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखते हैं। जी, अब एक सवाल आपके छोटे भाई नीतीश कुमार जी के बारे में। उनके बारे में एक राय ये है कि ऑप्शन ओपन रखे हुए हैं, दूसरा ये है कि नहीं, बहुत क्लैरिटी है कि क्या करना है, तीसरा ये है कि दरअसल उन्होंने कैटलाइज कर दिया है अपोजिशन को टाइमली यूनाइट करने के इरादे से, क्योंकि कांग्रेस तो आलस में, सुस्ती में, कन्फ्यूजन में, अनिर्णय में सोई हुई थी। तो नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं, इस पर बहुत लोग पजल है, समझ नहीं पा रहे हैं। आप इसको जरा हमको समझाइए। बहुत मुश्किल है नीतीश बाबू के माइंड को समझना। वो अपने माइंड को खुद समझते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, तो इसलिए उसमें कोई भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है ना। दूसरा माइंड जिस पर बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं वो मोदी जी का है। तो ये मोदी जी के माइंड में थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते हैं, क्लेम भी करते हैं कि हम उसको डिकोड कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम कमेंट्री करते हैं उस पर। तो अगर कंपेयर करें कि ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला मस्तिष्क कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे? नहीं, दोनों की तुलना करना संभव नहीं है। कुछ प्रश्न जो हैं वो इतने गूढ़ होते हैं कि उनके बारे में तत्काल आदमी कुछ कहने में असमर्थ होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को समझने में इस प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं और जल्दीबाजी में कोई बात कह दे तो फिर गलत हो जाएगा। तो अलाउ मी टू स्पेकुलेट ऑन दिस सर।
मैं दावा करता हूं कि मैं समझने की कोशिश करता हूं नीतीश जी को, वो ये है कि वो 2019 के लिए अपने को अच्छे से पोजीशन भी कर रहे हैं और डाउनसाइड रिस्क को भी कवर कर रहे हैं कि अगर विपक्ष वाला मामला बन गया तो ठीक, नहीं बना तो 19 और उसके बाद 20 की विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए से डील कर लेंगे। सिंपल तो है। एनडीए से क्या डील कर लेंगे कि एनडीए उनको प्रधानमंत्री बना दे? मुख्यमंत्री अगर पीएम नहीं बन पा रहा हूं तो अपना 2020 का मुख्यमंत्री तो इंश्योर करूं कि ना करूं मैं? नहीं, वो तो उनका अपना आकलन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति में हर कोई देखता है, आकलन करता है, कुछ प्लान्स भी बनाता है, लेकिन राजनीति से अनिश्चित कोई दूसरी चीज़ नहीं है और इसलिए कब क्या हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग राजनीति में काम नहीं करती है। समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, उस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आप एक दिशा तय कर सकते हैं, लेकिन उस दिशा में हर कदम क्या होगा ये तय नहीं कर सकते। एक सर आखिरी सवाल आपसे, वो ये कि पिछले दिनों हमारे पब्लिक संवाद में कुछ नए शब्द आ गए हैं या पहले थे, अब वही डोमिनेट कर रहे हैं। वो है गौरक्षक, वो है लिंचिंग, वो है बीफ, वो है पिंक रिवॉल्यूशन, वो है एंटी रोमियो स्क्वाड। एक और आप ही के सहयोगी हुआ करते थे अरुण शौरी जी, उन्होंने कहा कि इस सरकार को मैं डिफाइन करता हूँ, ये यूपीए प्लस काऊ है। क्या ये कुछ उद्दंड तत्व कर रहे हैं जो कंट्रोल में नहीं है, या ये कोई एक बड़े विमर्श के तहत हो रहा है? देखिए, चाहे कोई भी कारण हो, इसका तात्कालिक हो या सोची समझी रणनीति के तहत हो, ये होना नहीं चाहिए। और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो हैं, दोनों का दायित्व तो बनता है कि इस प्रकार की घटना को होने से रोकें। और मुझे लगता है कि अगर हम लोगों ने पुलिसिया तंत्र को मजबूत किया, खास करके जो इंटेलिजेंस विंग है उसको मजबूत किया, तो हम इसको रोक सकते हैं। और मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ भी इस प्रकार की एक घटना घटी और जब मैं उसके तह में गया तो मैंने पाया कि पूरी तरह से उसको रोका जा सकता था, लेकिन पुलिस ने वो कदम नहीं उठाए जो आवश्यक थे इसको रोकने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं लोअर स्तर पर आप पाएंगे कि पुलिस के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। अगर बीफ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो सबके लिए है ना, जो उसमें कर रहा है बीफ का व्यापार उसके लिए है, पुलिस के लिए है क्योंकि प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित व्यापार करने में उनको भी फायदा हो रहा है। और तीसरा, जो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो एक दिन रोकते हैं तो 10 दिन वो चलता है, उनका भी कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए इसके तह में जाकर और इसको समझना पड़ेगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर लोकल लेवल पर पुलिस चाहे तो इस पर नियंत्रण तुरंत लग सकता है। जी बिल्कुल, और लगना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आपकी किताब के शीर्षक से अगर हम इस चर्चा को ख़त्म करें, फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और साथ में जोड़ दें कि फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, उसको लेके इस वक्त आपका मूड एक वर्ड में आशावान है या चिंता वाला है? वहाँ आप जाते जाते देखेंगे इंडिया टुडे का एक कवर पेज जिसमें मेरी फ़ोटो है और उसमें लिखा हुआ है इट इज़ पॉलिटिक्स स्टूपिड। आपको याद होगा ना, क्लिंटन के टाइम में आया था कि इट इज़ इकोनॉमिक्स स्टूपिड, तो इन्होंने लिखा इट इज़ पॉलिटिक्स स्टूपिड। और बिल्कुल सही लिखा, क्योंकि भारत में अर्थव्यवस्था के ऊपर बराबर राजनीति हावी रही है और आर्थिक फैसले जो होते रहे हैं वो राजनीति से गाइड होते रहे हैं, जनरली कहीं कहीं अपवाद भी हुए हैं। तो अगर पॉलिटिक्स है तो भविष्य क्या है? मेरा अटूट विश्वास है भारत की जनता में, और भारत की जनता ने जब भी महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कहीं कुछ गलत है, अब उससे पूछेंगे आप तुमने क्या समझ लिया इसको, तो शायद वो नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि कहीं कुछ गलत है, और जब उनको इस बात का एहसास हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उनसे बदलने का हक नहीं छीन सकती है। तो इसलिए भारत की जनता में विश्वास रखें, भारत की राजनीति को नियंत्रित करेंगे और राजनीति भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगी। और जिस तरह धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहें
आपने एक सवाल पूछा था, हम तेज़ी से आगे क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि भारत में हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे चरित्र में भी है और हमारी राजनीति में भी है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे।